हेलो बच्चों, आज 7वीं कक्षा के वसंत पाठ्य पुस्तक से लिया गया अपूर्व अनुभव नामक अध्याय का वाचन करने वाली हूँ। आप भी साथ में ही पढ़िएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। अपूर्व अनुभव। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोत्तो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोत्तो-चान के माता पिता को था, न ही यासुकी-चान के। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोत्तो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोत्तो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से, माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यासुकी-चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोत्तो-चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोत्तो-चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी-चान के घर डेनेनचोफु जा रही है। घर से निकलते समय तोत्तो-चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी-चान के घर डेनेनचोफु जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोत्तो-चान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोत्तो-चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी-चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी-चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोत्तो-चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी-चान ने तोत्तो-चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोत्तो-चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी-चान भी हंसने लगा। तोत्तो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई
उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी-चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो-चान नीचे उतर आई और यासुकी-चान को पीछे से धकियाने लगी। पर तोतो-चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी-चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो-चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोची बैठी थी। अब क्या करे वह? यासुकी-चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी-चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो-चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी-चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी को और पसीने से तरबतर तोतो-चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी-चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी-चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो-चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी-चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो-चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई। पर यासुकी-चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी-चान सीढ़ी थामे तोतो-चान की ओर ताकने लगा। तोतो-चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी-चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी-चान का पौड़ियों से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो-चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो-चान द्वारा यासुकी-चान को पेड़ की ओर खींचते अगर
और बढ़ा। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोत्तो-चान द्वारा यासुकी-चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह ज़रूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी-चान को तोत्तो-चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी-चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी-चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोत्तो-चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी-चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी-चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी-चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी-चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तोत्तो-चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी-चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी-चान ने ही तोत्तो-चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। अपूर्व अनुभव नामक यह पाठ, इस पाठ में जो कथा है वह मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है और एक संस्मरण है और इसमें तोमोए में पढ़ने वाले 2 बच्चों के विषय में बताया गया है। इस कहानी को तेत्सुको कुरियानागी ने लिखा है। उन्होंने इस कहानी में बड़ी ही सरलता से और बहुत बड़े मुद्दे के बारे में बात की है। तोमोए नामक स्थान पर हर एक बच्चे का एक अपना पेड़ होता है और जिस पर वह चढ़कर अपने आसपास की दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखता है। और आज भी ग्रामीण इलाकों के बच्चों को इस तरह पेड़ पर चढ़कर खेलने के मौके मिलते हैं। और इस कहानी में तोत्तो-चान नाम की एक लड़की है जिसका दोस्त यासुकी-चान पोलियो से ग्रसित है। पोलियो से ग्रसित होने के कारण यासुकी-चान ठीक से चल फिर नहीं पाता है, लेकिन तोत्तो-चान को लगता है कि यासुकी-चान को भी पेड़ पर चढ़कर उस सुख को महसूस करना चाहिए। जिस बच्चे के लिए चलना फिरना भी दुश्वार हो, उसके लिए पेड़ पर चढ़ने के बारे में सोचना भी दुष्कर है। लेकिन तोत्तो-चान एक तिपाई सीढ़ी लाती है और यासुकी-चान की हर संभव मदद करती है ताकि वह पेड़ पर चढ़ पाए और दुनिया को अलग नज़रिए से देखे। काफ़ी मेहनत के बाद आखिर में यासुकी-चान पेड़ पर चढ़ने में सफल हो जाता है। पेड़ पर चढ़ने के बाद दोनों काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करने लगते हैं।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा। अभी अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।